सभी को नमस्कार। चैनल पर एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके सिलेबस से रिलेटेड हों या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते रहते हैं उनसे रिलेटेड, तो वो आपको इस चैनल पर समय समय पर प्रदान की जाती रहती है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मैं बात करूँ कि आज बात होगी उपन्यासकार धर्मवीर भारती के बारे में। मैंने उपन्यासकार क्यों लिखा है? मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि धर्मवीर भारती का आपके सिलेबस में सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में एक पोर्शन लगा हुआ है, एक यूनिट में, कि उसमें कुछ उपन्यासकारों के नाम दिए गए हैं, जिसमें से एक धर्मवीर भारती जी भी हैं। इसलिए मैंने मुख्य रूप से उनके उपन्यासों पर यहाँ पर फोकस किया है, ताकि आप जब अपना आंसर फॉर्म करें तो आपको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ़ या समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आपको यहाँ पर बहुत ही तरीके से लिखे हुए नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट या क्वेरी रहती है वीडियो के एंड तक आते आते, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, वो भी आपकी क्वेरी रिजॉल्व की जाएगी। तो बिना समय ज़ाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बात कर लेते हैं आज धर्मवीर भारती जी के बारे में। तो धर्मवीर भारती जी का जन्म जो है 25 दिसंबर 1926 में हुआ था और इनकी मृत्यु 4 सितंबर 1997 में हुई थी। आधुनिक हिंदी साहित्य के ये प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार, उपन्यासकार और सामाजिक विचारक थे। वे एक समय की प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी रहे हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के मौलिक रचनाकारों में धर्मवीर भारती का नाम अग्रणी, यानी ये प्रमुख हैं। इनका उपन्यास गुनाहों के देवता, आई होप आप सबने पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत कुछ लोग तो इसे स्कूल टाइम में ही पढ़ लेते हैं। आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। हिंदी साहित्य जगत में मील का पत्थर माना जाता है। इसके साथ ही भारती जी का नाम उन विरले रचनाकारों में शुमार है जिनकी हर एक कृति का कैनवास बहुत विराट है, यानी बहुत बड़ी चीज़ों को लेकर, एक विस्तृत ढांचे को लेकर, विस्तृत पृष्ठभूमि को लेकर ये अपने उपन्यास में चलते हैं। कौन? उपन्यासकार धर्मवीर भारती जी। बता दें कि धर्मवीर भारती जी को आधुनिक हिंदी साहित्य में अपना विशेष योगदान देने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। आगे बात कर लेते हैं इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, क्योंकि उनकी कथा वस्तु पर भी हम अभी बात करने वाले हैं। तो पहला आता है गुनाहों के देवता, जिसका रचना वर्ष ये यहाँ पर दिया गया है। दूसरा है सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा, इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1952 है। ये काफ़ी पतला उपन्यास है, ज़्यादा मोटा उपन्यास नहीं है। अगला आता है 11 सपनों का देश। अगला आता है प्रारंभ व समापन। तो गुनाहों के देवता इनका सबसे प्रमुख उपन्यास है, जिसके लिए इन्हें बहुत प्रसिद्धि भी मिली है। आगे बात कर लेते हैं। और गुनाहों के देवता उपन्यास इनका आज भी बहुत पढ़ा जाता है और पाठकों को काफ़ी पसंद आता है। आगे बात कर लेते हैं इनके उपन्यासों की कथा वस्तु पर। तो सबसे पहला आता है गुनाहों के देवता। तो इसका प्रकाशन वर्ष सन 1949 में हुआ था। यह एक मौलिक उपन्यास है। इसमें चंदर और सुधा की रोमांटिक प्रेम कहानी चित्रित की गई है। ये उपन्यास एक दुखद प्रेम कथा बयां करता है। उपन्यास पढ़ते समय पाठक आंसुओं से भर जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ महसूस होगी। इसमें उपन्यास की नायिका सुधा की मौत के कारण, अंत में जो नायिका है सुधा, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके कारण भारती जी ने दुखांत वातावरण निर्मित किया है। यह उपन्यास कथ्य की दृष्टि से सफल माना जाता है। जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी उतार चढ़ाव आप इस उपन्यास में देखेंगे। हालांकि आज के समय में जब कुछ लोग इसे पढ़ते हैं तो कुछ लोगों के अंदर क्रोध का भाव भी आ जाता है। फिर डिपेंड करता है पाठक पर कि वो किस तरह से कथा को लेता है और उस पर किस तरह से रिएक्ट करता है। आगे बात कर लेते हैं दूसरा उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा। ये हितोपदेश और पंचतंत्र शैली में लिखा गया है। ये मैंने हालांकि ऊपर ही इसके मेंशन कर दिया है, तो ये चीज़ आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। तो ये एक छोटा सा ही उपन्यास है, मैंने आपको पहले ही बताया, नई शैली में लिखा गया है। ये उपन्यास भारती जी के गुनाहों के देवता से विषय और शिल्प दोनों दृष्टियों में भिन्न है। कौन सा? सूरज का सातवां घोड़ा। यह एक शिल्प प्रधान उपन्यास है। इसमें मणिक मुल्ला ने, यानी पात्र है मणिक मुल्ला ने, 7 दोपहरों में बिताई गई कहानियों का संग्रह, मणिक मुल्ला की 7
दोपहरों में बिताई गई कहानियों का संग्रह धर्मवीर भारती जी ने किया है। इसमें 7 कहानियाँ होते हुए भी देखने में एक कहानी लगती है, यानी किस तरह से ये धर्मवीर भारती जी का लेखन इतना विशाल और विराट आप कह सकते हैं कि 7 कहानियों को इस तरह से उन्होंने चित्रित किया है कि वो जुड़ी हुई एक दूसरे से, उनका जुड़ाव कहीं ना कहीं पाठक महसूस करता है। उपन्यास का नायक मणिक मुल्ला एक असफल प्रेमी के रूप में दिखाया गया है। यह एक मध्यम वर्गीय जीवन का दर्पण है। इसमें जीवन के प्रति अडिग आस्था दिखाई देती है। आगे बात कर लेते हैं 11 सपनों का देश, इनका तीसरा उपन्यास जो है। इसकी कथा वस्तु क्या है? यह अनेक लेखकों द्वारा लिखा गया है, यानी एक तरीके से ये संग्रह है। इसमें प्रत्येक लेखक का एक अध्याय और भारती जी के 2 अध्याय जोड़े गए हैं। यह उपन्यास मानो 10 लोगों का सपना है जो सपना बनकर रह जाता है। पहले अध्याय में भारती जी ने पात्रों की नींव, स्वभाव सीमाएं निर्धारित की हैं। भारती जी की नींव पर ही हर लेखक आगे बढ़ा है। यह उपन्यास धर्मवीर भारती जी का सहयोगी लेखन का अनूठा प्रयोग है। ये मैंने आपको बता दिया कि ये कहीं ना कहीं संग्रह है जिसमें भारती जी के 2 उपन्यास जोड़े गए हैं, बाकी सबका एक एक। भारती जी ने अपने पात्रों को यथार्थ जीवन से जोड़ा है। भारती जी ने अपने पात्रों को धर्मवीर भारती जी ने अपने पात्रों को यथार्थ जीवन से चुना है और उसी यथार्थता से उन्हें प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि वे हमारे जीवन के विभिन्न रंगों के सजीव एवं यथार्थ चित्रण प्रतीत होते हैं और उद्वेलित करते हैं। यानी जब हम उपन्यास को पढ़ते हैं इनके, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि वो यथार्थ जीवन से कहीं ना कहीं वो पात्र लिए गए हैं, यानी रियलिटी में हम उन भावों को, उन प्रसंगों को महसूस कर पा रहे होते हैं। भारती जी ने आधुनिक समाज के मध्यम वर्ग के पात्रों की यथार्थवादी आधार भूमि पर मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है, यानी पाठक उनका किस तरह से सोच रहा है। तो जो पाठक की सोच है, जो उसका मनोविज्ञान है, उस पर भारती जी की पकड़ बहुत मजबूत है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं उपन्यास को, तो पाठक हम जो महसूस करते हैं, फिर हम ये भी चीज़ नोटिस करते हैं कि इनके उपन्यास का जो पात्र है वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ से ही लिया गया है, क्योंकि रियल लाइफ में भी व्यक्ति कुछ इसी तरह से रिएक्ट करता है जैसे वो उपन्यास में कर रहा है। धर्मवीर भारती जी ने भारतीय समाज में नारी की दशा एवं दिशा को यथार्थ अभिव्यक्ति प्रदान की है। इनके उपन्यासों में लोक जीवन की व्यथा, कथा एवं दबे घुटे दर्दीले वातावरण का जीवंत चित्रण इस प्रकार किया गया है कि पाठक की सहानुभूति उन्हें सहज प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर मैं धर्मवीर भारती जी से संबंधित जो बातें हैं वो ख़त्म कर रही हूँ। अगले वीडियो में किसी अगले उपन्यासकार के बारे में चर्चा होगी जो आपके सिलेबस में ही लगे हुए हैं। मैं आपको बोलूँगी कि आप गुनाहों के देवता आपको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, और गुनाहों के देवता पढ़ने के बाद धर्मवीर भारती जी की जो धर्मपत्नी जी थी कांता भारती, उनके द्वारा एकमात्र पुस्तक अभी तक लिखी गई है जिसे कुछ लोगों का कहना है कि ये उनकी आत्मकथा है। हालांकि उन्होंने इस चीज़ पर कोई भी क्लैरिटी नहीं दी है, कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया है कि ये पुस्तक कौन सी विधा की है, लेकिन कुछ लोग उसे आत्मकथा की श्रेणी में रख देते हैं। उस पुस्तक का नाम है रेत की मछली। कांता भारती धर्मवीर भारती जी की धर्मपत्नी जी द्वारा लिखी गई। आपको गुनाहों के देवता पढ़ने के पश्चात कांता भारती जी की रेत की मछली अवश्य पढ़नी चाहिए। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। हालांकि ये बहुत छोटा वीडियो रहा है, मैंने बहुत ही कम समय में चीज़ों को कवर अप करने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में किसी अगले उपन्यासकार के बारे में बात होगी और आपके सारे उपन्यासकारों को मैं पार्ट बाई पार्ट कवर करती चलूँगी। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली पहुंचती रहेगी और आपकी कोई भी चीज़ मिस आउट नहीं होने वाली है। अपने दोस्तों को भी चैनल से जोड़ें। अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं अपलोड कर दूँगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।